हेलो, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। आज के इस न्यूज़ में हम सबसे पहले देखेंगे नासा द्वारा फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया मार्स मिशन के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे IMF का RBI को मॉनिटरी ईजिंग के लिए दिया गया नसीहत के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और उसके इंडियन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम EIA ड्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये न्यूज़ नासा के मार्स रोवर से। UAE के होप और चाइना के टाइमैन 1 के बाद इस साल का तीसरा मार्स मिशन USA बैंक नासा का परसिवरेंस थर्सडे 30 जुलाई 2020 को लॉन्च हो चुका है फ्लोरिडा के केप कार्निवाल से। होप और टाइमैन 1 के बारे में हमने आपसे पहले ही बातें की है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको फिर से यहाँ कहीं मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उन वीडियोस में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस साल 3 मार्स मिशन लॉन्च होने वाले हैं। ये इस साल का तीसरा मार्स मिशन है। USA का मिशन मार्स 2020 जो कि परसिवरेंस नाम से जाना जाता है। नासा ने 30 जुलाई 2020 थर्सडे को परसिवरेंस को फ्लोरिडा के केप कार्निवाल से लॉन्च कर दिया है। इसे एटलस 5 रॉकेट पर माउंट करके लॉन्च किया गया है। $2.4 बिलियन का ये प्रोजेक्ट मार्स पर कभी रह चुकी जीवन के ट्रेसेस ढूंढने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि मार्स पर कभी क्योंकि मार्स को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है, तो ऐसी उम्मीद है कि मार्स पर कभी जीवन रहा होगा एक समय पे। तो अगर जीवन रहा होगा तो उसके कुछ ट्रेसेस जरूर बचे होंगे आज भी, और इसीलिए इस मिशन का सोल फोकस जो है वो यही है कि वहां जाकर अगर पास्ट में कोई लाइफ फॉर्म रहा हो तो उसके ट्रेसेस फाइंड करें। ये जो रोवर है मार्स रोवर नासा का, ये कार के साइज का 6 टायर वाला रोबोटिक मशीन है। इसके साथ ही एक मिनी हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है जो कि वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, ताकि फ्यूचर में अगर ह्यूमन बेस्ड प्रोजेक्ट मार्स मिशन की एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट आए तो उसके लिए हमारे पास इनफ डेटा हो। इस मार्स रोवर्स परसिवरेंस के मार्स तक पहुंचने की उम्मीद अगले फरवरी तक की जा रही है। आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ फाइनेंशियल न्यूज, जहां पर एक वेबिनार के दौरान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के एशिया पैसिफिक रीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर रानिल सल्गाडो ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के कारण RBI को अपनी मॉनिटरी ईजिंग पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ सकता है। ये RBI की मॉनिटरी ईजिंग पॉलिसी क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। मॉनिटरी ईजिंग पॉलिसी एक पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे इंडिया के केस में RBI है, ये रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स को कम करता है, यानी इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है, डिपॉजिट रेशियोज को कम करता है, ताकि बोरोइंग यानी कि पैसे लेना, उधार पर पैसे लेना आसान हो जाए। इससे बिजनेसेस का लोन लेना आसान हो जाता है। इसका फ़र्क ये होता है कि इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी पैसे बढ़ जाते हैं, और इसका एकदम तुरंत वाला रिजल्ट ये होता है कि स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी आती है। अगर मिड टर्म रिजल्ट्स की बात करें तो मॉनिटरी ईजिंग पॉलिसीज़ को अगर थोड़े से लंबे समय तक, एक मिड टर्म तक अगर छोड़ दिया जाए तो उससे किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, प्रमोट होती है। लेकिन वहीं पर अगर इसे ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा कि एक ही प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा पैसे लगाने के लिए ज़्यादा लोग अवेलेबल होंगे और इससे इन्फ्लेशन आने लगेगा मार्केट में। इसलिए जनरली एक सेंट्रल बॉडी जो है, जैसे यहाँ RBI, वो मॉनिटरी ईजिंग और मॉनिटरी टाइटनिंग पॉलिसीज़ में स्विच करती रहती है ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन कोविड-19 की वजह से सारे बिजनेसेस पर जैसा इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से मार्केट को रिकवर करने में, इकोनॉमी को रिकवर करने में काफ़ी समय लग सकता है, और इसलिए IMF का ऐसा सजेशन है कि इंडिया को, RBI को अपनी मॉनिटरी ईजिंग पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट न्यूज़ देखते हैं। मिस्टर जिन लिक्विन को दूसरी बार के लिए प्रेसिडेंट चुन लिया गया है AIIB का। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्या है और ये क्या करता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। इसकी स्थापना एक मल्टीलैटरल ट्रीटी AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत
हुई थी, जो कि दिसंबर 25 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी बीजिंग में हेडक्वार्टर्स की स्थापना हुई और इसने 2016 से अपना ऑपरेशंस स्टार्ट किया। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में 57 कंट्रीज़ थे, जिसमें से कि इंडिया भी एक हिस्सा है। इंडिया का इस बैंक में 7.6% होल्डिंग है, वहीं पर चाइना का इस बैंक में 26% के आसपास की होल्डिंग है। स्थापना से लेकर के अब तक में 57 मेंबर्स से बढ़ करके इसकी संख्या 97 तक हो चुकी है और 27 और मेंबर फ्यूचर में इससे जुड़ने की आशा है, संभावना है। इस बैंक का मेन गोल सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉस्टर करना है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। इसके साथ साथ ही साइडलाइंस में अगर बात करें तो इस बैंक के दूसरे गोल्स में रीजनल फ्रेंडशिप जो है, कोऑपरेशन को उसको बढ़ावा देना है और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हों उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस बैंक का हेडक्वार्टर्स बीजिंग में सिचुएटेड है, लेकिन उसके बावजूद ये एक चाइना बैक्ड बैंक होने के बावजूद एपॉलिटिकल होने का क्लेम करता है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इंडिया को इस बैंक से $4.35 बिलियन की फंडिंग मिली है इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के मध्य में। ये आज तक का किसी भी देश को मिलने वाली सबसे बड़ी रकम है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर टर्की है, जिसे कि $1.95 बिलियन मिले थे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का आखिरी न्यूज़। एक पार्लियामेंट्री पैनल का गठन हुआ है, एक पैनल का सेटअप हुआ है EIA के ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए। ये EIA क्या है, EIA का ड्राफ्ट का डिस्कशन क्यों करना है और ये किस एक्ट के अंदर आता है, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ड्राफ्ट सबमिट किया है EIA 2020 के रिगार्डिंग। EIA 2020 यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये अभी एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन को रिप्लेस करने के लिए ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोजेक्ट से होने वाले एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट जो पड़ेगा उसको एक्सेस किया जाता है। जो पब्लिक, ये एक पब्लिक प्रोसेस है और ये एनवायरनमेंट एक्ट या जिसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं 1986 का, उसके अकॉर्डिंग ये लाया गया है। ये EIA बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग टूल है जिससे कि ये डिसाइड करने में मदद ली जाती है कि कोई प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए सही है या नहीं है, इसे पास किया जाए या नहीं पास किया जाए। EIA एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस भी है, तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में पब्लिक का ओपिनियन भी इंक्लूड किया जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा हम एकदम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स में कैसे ये प्रोसेस फॉलो होता है, किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को। सबसे पहले किसी भी सबमिटेड प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग की जाती है, यानी कि उसे जांचा जाता है कि इसमें किस लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहीं स्टैट्यूटरी क्लियरेंस तो नहीं चाहिए, किस लोकेशन पर इसे बनाया जा रहा है, उस लोकेशन के हिसाब से किस टाइप का डेवलपमेंट वहाँ पर होने वाला है। इन सभी चीज़ों के बेसिस पर सबसे पहले प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की स्कोपिंग की जाती है, यानी कि इस प्रोजेक्ट से क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, किन जोन में इम्पैक्ट हो सकता है, मिटिगेशन की प्रोसेस क्या होगी और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है या नहीं। स्कोपिंग के बाद बेसलाइन डेटा का कलेक्शन किया जाता है, जो कि बेसिकली उस एरिया, उस पर्टिकुलर लोकेशन के इन्वायरमेंट का डिटेल्स होता है, उसका करंट स्टेटस के बारे में उसका डेटा होता है। और इसके बाद इम्पैक्ट प्रिडिक्शन किया जाता है, यानी कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ेगा, हार्मफुल है या नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, कितने लोग अफेक्टेड होंगे, कितने इन्वायरमेंट का कितना हिस्सा, कितना जंगल, कितने पशु पक्षी पेड़ अफेक्टेड होंगे, इन सारे चीज़ों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इम्पैक्ट प्रेडिक्शन किया जाता है। उसके बाद EIA की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग कि अगर डैमेज हो रहा है तो उस डैमेज को कैसे कम से कम किया जा सके या फिर उसे रिकवर कैसे किया जा सके, उसे कंपनसेट कैसे किया जा सके। इन सब चीज़ों को लेकर के EIA एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसके बाद इसकी पब्लिक हियरिंग होती है, यानी कि उस एरिया में जो कंसर्न्ड एरिया है वहाँ रह रहे लोगों, वहाँ की लोकल पब्लिक, वहाँ की जनता को इस प्रोजेक्ट के इन रिपोर्ट्स के बारे में बताया जाता है और इसके बाद फाइनल डिसीज़न लिया जाता है। अगर डिसीज़न में ये प्रोजेक्ट पास हो जाता है
तो उसके बाद फिर से मिटिगेशंस के को अवॉइड करने, उनको मिनिमाइज करने के लिए अल्टरनेटिव्स का असेसमेंट किया जाता है कि ये नहीं तो इसकी जगह पे कुछ और किया जा सकता है क्या। फॉर एग्जांपल अगर पेड़ काटने ज़रूरी हैं तो काटने के बजाय रास्ता को मोड़ा जा सकता है क्या। इसका सबसे आसान तरीका समझने का यही था कि फॉर एग्जांपल अगर रोड बन रही है, सड़क बन रही है कहीं पर, ये प्रोजेक्ट के अंदर आया, यहाँ से रोड बननी है, एक हाईवे बनना है, लेकिन उस हाईवे के प्रपोज्ड एरिया में आने के जो प्रपोज्ड एरिया है उसमें 3000 पेड़ कट जाने हैं। तो उसके बाद अगर प्रोजेक्ट पास भी हो जाता है तो उसके बाद भी जो है नया असेसमेंट किया जाता है कि कैसे ये 3000 जो नंबर है इसको कम से कम किया जा सके। क्या रोड को घुमावदार बनाकर, कहीं टेढ़ा मेढ़ा करके, किसी भी दूसरा रूट लेकर के कैसे भी करके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है या नहीं। और लास्टली फिर रिस्क का असेसमेंट होता है। तो इन सारे स्टेप्स, इन सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद कोई प्रोजेक्ट पास होता है। 2006 में पहली बार EIA को इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में। उसके बाद अब 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक नया ड्राफ्ट लेकर आई है इस पुराने 2006 वाले EIA को रिप्लेस करने के लिए। इसी के साथ हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इसी तरह की मज़ेदार जानकारियों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। हम रोज़ आपके पास आते रहेंगे। आपको बस हमें सपोर्ट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।